आज का हमारा टॉपिक है वर्क पावर एंड एनर्जी। अलग अलग टॉपिक्स हैं बट दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक है दैट इज द वर्क, जिसे हम बोलते हैं कार्य। जनरल वे में हम सब वर्क करते हैं, मशीन्स वर्क करती है, पर्सन्स वर्क करते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन मार्क किया जाए कि वर्क कौन करता है, हु डू द वर्क, तो अगर हम ये आंसर दें कि वी आर डूइंग द वर्क, मशीन्स आर डूइंग द वर्क, तो गलत नहीं है। बट द प्रॉपर आंसर इज फोर्स ऑफ एवरी पर्सन, पावर ऑफ एवरी मशीन डू द वर्क। हर एक मशीन की जो पावर होगी, हर एक पर्सन की जो भी पावर होती है, पावर का जो फोर्स होता है, पावर का फोर्स वो काम करता है। तब यूं कह सकते हैं कि जो काम होता है, जो वर्क होता है, दैट इज डन बाय द फोर्स। जो बल होता है वो कार्य करता है। तो एक बात समझ में आती है कि वर्क इज डन बाय ए फोर्स। अब वर्क की कैलकुलेशन कैसे करें? हाउ कैन वी कैलकुलेट द हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स? तो कैलकुलेशन से पहले हमें दो कैटेगरीज हैं फोर्स की। अगर उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, उसके मार्क के हिसाब से देखें, तो एक वो फोर्स होता है जब हम जिस फोर्स से काम करें और वो फोर्स हमारा पूरे वर्क के ड्यूरिंग, पूरे कार्य के दौरान सेम वैल्यू का रहे। हम उस फोर्स की वैल्यू को ना बदलें। जितना भी फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं, जितना भी फोर्स लगा रहे हैं, इफ दैट इज ऑफ सेम वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, तो एक फोर्स को इस तरह का मान सकते हैं। इसका वर्क का फॉर्मूला कुछ अलग होगा। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम काम के दौरान फोर्स की वैल्यू को हम रेगुलर वे में बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाते जाएं, या फोर्स की वैल्यू को हम कम करते जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो एक दूसरा जो फार्मूला मिलेगा, दूसरी जो कैटेगरी मिलेगी, वो इस वेरिएबल फोर्स की होगी। वेरिएबल मतलब है इसके ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू को हम चेंज करें, उसे नाम देते हैं वेरिएबल, एक परिवर्तनीय फोर्स। तो सबसे पहले हम वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट मतलब सेम फोर्स, इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट अभी बताएंगे आपको, इनटू कॉस थीटा। एक्चुअली वर्क को हम तब मानते हैं जब हमारा फोर्स कुछ डिस्प्लेसमेंट, कोई ऑब्जेक्ट में किसी तरह का कुछ वेरिएशन लाए। ऑब्जेक्ट को एक जगह से लेके दूसरी जगह ले जाकर रखते हैं, मतलब शिफ्ट करें ऑब्जेक्ट को, उसको डिस्प्लेस करें। अच्छा, डिस्प्लेस करे, मान के चलो सपोज करो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है ना, तो उसमें किसी और तरह का चेंज करें, उसके शेप को बदले, उसके डिजाइन को बदले, तो हम कहेंगे वर्क इज डन। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, न तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हम बना पा रहे हैं, न उसके शेप को बदल पा रहे हैं ऑब्जेक्ट की, न उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर पा रहे हैं, और रेगुलर वे में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है फोर्स का। हमें कहेंगे वी आर नॉट डूइंग सम वर्क, हम बेमतलब का कुछ कर रहे हैं, बेमतलब का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम दीवार को एक फोर्स लगाकर तो धकेलने की कोशिश करें, तो दीवार को तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम कहेंगे कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेफिजूल का, मीनिंगलेस, वर्क हमारा जीरो होगा। हाँ, कुछ ऐसा हो उस फोर्स के प्रेशर से अगर दीवार कुछ टेढ़ी हो जाए, कुछ झुक जाए, एक जगह से दूसरी जगह चल भी जाए, मान के चलो, देन वर्क इज डन, तो माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क इज इक्वल टू
वैल्यू ऑफ द फोर्स कॉन्स्टेंट लिया, क्योंकि हम ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ उस समय लिख रहे हैं व्हेन वी आर टेकिंग द फोर्स ऑफ सेम वैल्यू। अगर डिफरेंट वैल्यू का लेके चलेंगे, अलग वैल्यू का लेके चलेंगे, एक वेरिएबल वैल्यू का लेके चलेंगे तो फॉर्मूला कुछ चेंज होगा, वो भी बताएंगे आपको। और ये डिस्प्लेसमेंट है, हम कितना डिस्प्लेसमेंट उसको प्रोड्यूस किया और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, उसके थीटा है। व्हाट इज द थीटा हियर? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इन द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस। हम जैसे मान के चलो ये फर्श है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको फोर्स तो लगाना है इधर, फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन वो मूव कर रहा है इधर को, डिस्प्लेसमेंट इट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच में कुछ एंगल है, थीटा का एंगल बिटवीन, तो वो थीटा है यहाँ पर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हमारा थीटा बने ही बने, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें अगर उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, जैसे फोर्स इधर लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो जाए तो थीटा 0 हो जाए, या फोर्स इधर को एक्सर्ट करें और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो जाए तो थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा हो भी सकता है और थीटा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने घर में वो पानी खींचने वाला आपने वाइपर देखा है, वाइपर से हम किसी डस्ट को, पानी को खींचते हैं ना, गंदगी को खींचते हैं, तो वाइपर को हम यूं पकड़ते हैं कुछ इंक्लाइंड और पानी यूं चलता है फर्श पर, तो दोनों में एंगल थीटा हो। तो न्यूमेरिकल में थीटा की वैल्यू हमें गिवन होता है। ये गिवन होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, तो थीटा हम वहां पुट करेंगे कॉस के साथ, कॉस वैल्यू, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। और ये भी कभी कभी देखते हैं यार, ये भी गिवन हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा हम 0 लेके चलेंगे। तो इससे हम वर्क की कैलकुलेशन करेंगे, वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क। न्यूमेरिकल में तो कुछ बातों का हम ध्यान भी रखते हैं, यूनिट्स का भी ध्यान रखते हैं कि फोर्स की क्या यूनिट होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होना चाहिए। तो अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो न्यूमेरिकल हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फार्मूला तो हम मालूम है, फार्मूला तो हम अप्लाई करेंगे, बट कैसी कैसी यूनिट्स लेनी है, फोर्स को हम लेके चलेंगे न्यूटन में, ऐसा यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर में होना चाहिए, और थीटा तो हमारा एंगल है, वो चाहे डिग्रीज में दे रखा हो या रेडियंस में, वो तो वैल्यू में कॉस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो फोर्स की यूनिट होनी चाहिए न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर्स में होना चाहिए, थीटा वहां पर एंगल है, और कैलकुलेशन करेंगे तो वर्क की यूनिट आएगी जूल्स। वैसे इसके हिसाब से न्यूटन भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और इंडिपेंडेंट यूनिट होती है जूल। तो यहां से हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे साथ साथ, बात को समझने के लिए जब तक हमारा न्यूमेरिकल्स नहीं होता है तब तक फॉर्मूले वही फोकस नहीं होगा, और एकदम प्रॉपर एक टॉप आइडिया नहीं मिलता है। तो न्यूमेरिकल्स इज मस्ट विद द कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मान के चलिए हम एक शॉर्टकट न्यूमेरिकल स्मॉल ओरली लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर एक्टिंग ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, हम किसी बस पर 5 यूनिट का फोर्स लगा रहे हैं और उसमें 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट बना रहे हैं। फोर्स जो 5 न्यूटन का है वो उस ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर खींचता है फोर्स की डायरेक्शन में, ऐसे लिखा है न्यूमेरिकल में। The force produces a displacement of 40 centimeter in its direction, अपनी ही दिशा में खींच रहा है। Now calculate the amount of work. बहुत सिंपल, फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन, प्रॉपर है, अपने आप में सही है। डिस्प्लेसमेंट है 40 सेंटीमीटर, बस यहाँ थोड़ा सा सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द मीटर्स। सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है
तो उस सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के 100 से डिवाइड करो। आपको मालूम 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होते हैं। तो 40 को या तो 100 से भाग दीजिए या भाग न दें तो 40 में 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है न्यूमेरिकल में दिया है तो थीटा इक्वल टू 0। अगर वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हियर F इक्वल टू हमें गिवन है 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट को हम D लिख लेते हैं, S लिख लेते हैं। इट इज 40 सेंटीमीटर तो 40 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स। हियर इट इज थीटा 0 y 0 बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट हमारा जो फोर्स की डायरेक्शन इसलिए थीटा 0। और कैलकुलेट करेंगे तो W इक्वल टू 5 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -2 इंटू cos 0। तो 5 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -2 cos 0 की वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 हो गया इंटू 10 की पावर -2। अगर तो प्लस के 2 जीरो है, ये प्लस के 2 पॉजिटिव के 2 जीरो, ये नेगेटिव 2 पावर, तो ये प्लस के 2 जीरो को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 2 जूल्स। 2 जूल्स लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं 2 न्यूटन मीटर इज आल्सो इट इज वर्क है। तो सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। उसके बाद देखो आपसे पूछे वर्क तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब किसी फोर्स का वर्क किस स्टाइल का होता है, मतलब किस तरह का हो सकता है। तरह से मतलब है क्या वर्क हमेशा जो वर्क हम मिलेगा या जो वर्क हम करेंगे क्या हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वर्क देखो हम देखें तो वर्क हमारा पॉजिटिव भी वर्क माना जाता है, वर्क को नेगेटिव भी कहते हैं, नेगेटिव वर्क, और वर्क हमारा 0 भी होता है। कब पॉजिटिव, कब 0, कब नेगेटिव। तो देखो जैसे हम जनरली कुछ काम करते हो, हमें कुछ वर्क किया तो कहते हैं वी हैव डन द वर्क, हमने काम किया, पॉजिटिव वर्क। और कुछ फोर्स लगाया, कुछ वर्क ही ना हो तो कहते हैं यार कुछ नहीं किया, बेमतलब का 0 वर्क। और कभी कभी ऐसा होता है कि वर्क तो करें लेकिन लोग कहें बड़ा उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, उल्टा काम किया, वर्क किया लेकिन नेगेटिव साइड का, नेगेटिव हो गया, उल्टा हो गया, तो सुने नेगेटिव वर्क। साइंस में पॉजिटिव वर्क क्या, ये तो व्यवहारिक बात थी कि कार्य पॉजिटिव हुआ, कुछ काम नहीं हुआ या नेगेटिव काम हुआ। फिजिक्स में हम कार्य को पॉजिटिव कब मानते हैं, या कार्य 0 कब होता है, या वर्क हमारा नेगेटिव कब होता है। तो देखो सब कुछ डिपेंड करता है एंगल थीटा। थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री से 0 से स्टार्ट करें और 90 से छोटा, थोड़ा सा छोटा हो, मीन्स थीटा हमारा एक्यूट एंगल के फॉर्म में हो, कुछ ऐसा हो कि एंगल जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में सम लेस देन 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है, ये इधर को डायरेक्शन, और थीटा स्मॉलर देन हो 90, ये फोर्स की डायरेक्शन एक्जैक्टली 90 हो, 90 से थोड़ा कम। तो देखो cos थीटा की जो भी वैल्यू होगी छोटे एंगल के लिए, जो थीटा हमारा कम होता है, तो cos की जितनी वैल्यू होती है जैसे cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, मैथमेटिक्स की जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, उस सब के मान हमारे पॉजिटिव आते हैं, धनात्मक होते cos की वैल्यू। तो थीटा के कम मान के लिए, मतलब न्यून कोण के लिए
हमारा जो cos थीटा वो पॉजिटिव होगा। जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो कहेंगे वर्क इज पॉजिटिव। तो कार्य को धनात्मक कब मानेंगे? कार्य हमारा धनात्मक कब होता है? जब फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट बनाए वो 90 डिग्री से कम एंगल का बनाए, कम एंगल का, तो वर्क इज पॉजिटिव। और अगर ने फोर्स ने जो डिस्प्लेसमेंट बनाया ऑब्जेक्ट में, जो क्रिएट किया, अगर वो एग्जैक्टली 90 हो गया, मतलब फोर्स लगा इधर को और ऑब्जेक्ट जस्ट परपेंडिकुलर, ऐसा भी पॉसिबल। एग्जांपल बताएंगे। फोर्स हम इधर को अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री एंगल पर हो, इधर को हो, इस साइड में 90 डिग्री एंगल हो, तो जो थीटा हमारा बिल्कुल 90 डिग्री होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जब फोर्स 90 डिग्री एंगल बनाता है तो यह cos 90 आएगा और cos 90 की वैल्यू होगी 0, तो वर्क हमारा 0 होगा। तो वर्क हमारा 0 भी हो सकता है कैलकुलेशन में, और वैसे भी प्रैक्टिकल में तो कभी वर्क 0 नहीं होता। हम अगर दीवार को न भी खिसका पाए तो हमारी जो मसल्स हैं वो तो फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं, मसल्स तो अपना वर्क कर रही हैं, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में, कैलकुलेशन में उस वर्क को हम 0 कंसीडर करते हैं, तो वर्क हमारा 0। नेगेटिव वर्क का, नेगेटिव वर्क तब जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री से ज्यादा एंगल वाला है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन से जब अधिक कोण पर हो, 90 डिग्री से ज्यादा कोण पर हो। जैसे हम फोर्स यहां न लगा करके फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा बढ़ा दें, इधर को लगा दें, तो फोर्स, अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल थीटा ग्रेटर हो गया 90 डिग्री, तो मतलब जो एंगल बड़ा बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट कुछ ज्यादा एंगल पर जाता है फोर्स के डायरेक्शन से, तो हम ये बोलते हैं कि हमारा वर्क नेगेटिव हो गया। cos 90 से ऊपर जो एंगल्स होंगे वो सब वैल्यू नेगेटिव। तो इस तरह से वर्क को, फोर्स के वर्क को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3: पॉजिटिव वर्क, 0 वर्क, नेगेटिव वर्क। अगर हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करें एक सिंपल तरीके से, तो देखो हम यूं कह सकते हैं कि सपोज कर लो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की लाइन और हमने एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींची, तो ये फोर्स है, अगर ये फोर्स F1 है, ये फोर्स अगर F2 है, ये फोर्स अगर हमारा F3 है, और ये फोर्स अगर हमारा F4 है मान के चलो, और दिस वन इज F5 और दिस फोर्स इज F6, और ऐसा कुछ मान लें। तो देखो F1 और इसके बीच में एक्यूट एंगल है, छोटा एंगल है, तो इस फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा, इस वाले फोर्स का वर्क भी पॉजिटिव होगा, इस वाले फोर्स का वर्क भी पॉजिटिव होगा। तो F1, F2, F3 तीनों फोर्सेस के जो वर्क होंगे वो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये सभी एंगल्स हमारे 90 से छोटे हैं। इस वजह से ये एंगल 90 से छोटा है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा, ये भी ज्यादा, लेकिन 90 से तो छोटा है, तो सभी वर्क पॉजिटिव होंगे। F1 का वर्क पॉजिटिव, F2 का वर्क पॉजिटिव, F3 का वर्क पॉजिटिव। लेकिन F4 की बात कर रहे हैं तो F4 इससे 90 डिग्री एंगल पर, एग्जैक्टली 90 पर है, तो F4 का वर्क हो जाएगा 0। F4 का वर्क will be 0 because F4 फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लंबवत है। F5 जो है वो डिस्प्लेसमेंट से, इसकी दिशा से कुछ ज्यादा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, अधिक कोण बना रहा है, तो इसका फोर्स नेगेटिव, इसका फोर्स और ज्यादा नेगेटिव। तो इधर के जितने फोर्सेस होंगे सबके वर्क होंगे नेगेटिव, सबके वर्क। इधर जितने भी फोर्सेस होंगे सबके वर्क होंगे पॉजिटिव। अब आपसे पूछे F1 का ज्यादा पॉजिटिव, F2 का ज्यादा पॉजिटिव, तो F1 ज्यादा झुका हुआ है, ज्यादा एंगल कम है, तो F1 का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी F2 के कंपैरिजन में, F2 के वर्क की ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी F3 के कंपैरिजन में, इसका वर्क तो 0 होगा। F5 की वैल्यू कम
नेगेटिव होगी, इसके वर्क की वैल्यू कम नेगेटिव होगी, किसके कंपैरिजन में? F6 के कंपैरिजन में। तो ये सभी पॉजिटिव वर्क, ये सभी नेगेटिव वर्क। आज सबसे ज्यादा पॉजिटिव किस फोर्स का हो, किस ऐसा कौन सा फोर्स है जिसका वर्क सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा? तो हम एक ये वाला फोर्स खींचे जिसको मान के चलो F डैश, जो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इसका जो फोर्स, इसका जो वर्क होगा सबसे ज्यादा पॉजिटिव, तो सेम डायरेक्शन। अगर हम इधर का एक फोर्स ले लें जिसको बोले F डबल डैश, तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट की एकदम जस्ट अपोजिट है, तो इसका वर्क सबसे ज्यादा नेगेटिव। तो ये फोर्स सबसे ज्यादा नेगेटिव वर्क बनाएगा, ये फोर्स सबसे ज्यादा पॉजिटिव वर्क बनाएगा, और ये फोर्स जीरो वर्क बनाएगा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस वर्क का। फिलहाल थैंक्स अ लॉट।